देखिए ज़रा, आज जिस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे उसका नाम है इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाए जाने की एक प्रक्रिया का नाम है महाभियोग, जिसका वर्णन आर्टिकल नंबर 61 में किया गया है, यानी कि 61 में किया गया है। देखिए, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो राष्ट्रपति यानी कि हम राष्ट्रपति ही पढ़ रहे हैं, तो उसका पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया था। हम राष्ट्रपति को 3-4 सेगमेंट में तोड़कर पढ़ेंगे ताकि लेक्चर हमारे ज़्यादा बड़े ना हो और बोरिंग भी ना हो। तो इससे पहले हमने राष्ट्रपति की योग्यताएं बता दी थी और उसका जो एक तरह से कार्यकाल बता दिया था और उसके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है वो बता दी थी और उसका एक इंट्रोडक्शन जनरल बता दिया था। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, कैसे शपथ लेते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बता दी थी लास्ट लेक्चर में, यानी कि इससे पहले लेक्चर में। और अगर आपको वो लेक्चर हमारा देखना है तो आपको हम आई बटन में उसको उपलब्ध करा देंगे। बाकी आपको नीचे एक लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके ज़रिए भी देख सकते हैं। तो अगर आप उस लेक्चर को देखेंगे तो ये लेक्चर यानी कि इम्पीचमेंट जो है आपको समझ आएगा। और अगर आप उसको नहीं भी देख पा रहे हैं तो भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, हम इसमें समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेहतर वही होगा कि आप पहला लेक्चर भी देखें उसके बाद इसको देखें तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखिए ज़रा, इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया। इसको पढ़ने से पहले, इस पर आने से पहले मैं आपको एक बेसिक बता दूं। देखो, अगर हमें देखना हो कि राष्ट्रपति, हमारे जो राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं, तो उनका जो पद है वो कितने तरीके से खाली हो सकता है, यानी कि कितने तरीके से वो पद मुक्त हो सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का पद कब कब खाली होगा, मैं कुछ कंडीशन आपको बता रहा हूं। पहली कंडीशन, यदि राष्ट्रपति जैसे ही चुने गए और उनकी अवधि होगी 5 वर्ष पूर्ण, यानी कि राष्ट्रपति हमारे 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये हमने इससे पहली वीडियो में भी आपको बताया था। 5 वर्ष अगर अवधि पूर्ण होगी, 5 वर्ष की अवधि, अगर 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो है अपने पद से हट जाएंगे, राष्ट्रपति का पद हो जाएगा खाली। देखिए, दूसरी कंडीशन, अगर राष्ट्रपति रिजाइन कर दें, यानी कि अगर राष्ट्रपति हमारे अपना इस्तीफा दे दें, इस्तीफा ये देंगे उपराष्ट्रपति को, अगर हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दे कि भाई हम पद पर नहीं रहना चाहते, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। एक तीसरी कंडीशन ये है, ऐसा ना हो, मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाए पद पर रहते हुए, अगर उनकी डेथ हो गई तो फिर पद खाली हो जाएगा। एक ये कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर उनका चुनाव अवैध घोषित हो जाए, मान लीजिए वो इलेक्शन लड़े और चुनाव हो गया उनका अवैध घोषित, और ये चुनाव को अवैध घोषित कौन करेंगे, इसका अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट को, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, राष्ट्रपति जो है हमारे 5 वर्ष की अगर उनकी अवधि पूर्ण होगी तो उनका पद खाली हो जाएगा, रिजाइन कर सकते हैं वो। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि उनकी आकस्मिक अचानक मौत हो जाए तो भी उनका पद खाली हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति का चुनाव ये अवैध घोषित हो जाए, यानी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगर जांच में ये पाया कि भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, यानी कि जितनी भी शर्तें थी उनमें से कोई शर्त फॉलो नहीं हो पा रही है, जो हमने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था, तो फिर भी उनके चुनाव को अगर सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया तो उनका राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। देखिए, अगर 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई और राष्ट्रपति अपने पद से हट गए, यानी कार्यकाल पूर्ण हो गया, तो फिर कराया जाएगा इलेक्शन, इलेक्शन कराया जाएगा, यानी कि चुनाव कराया जाएगा। फिर नए राष्ट्रपति चुनकर आएंगे। उसके बाद अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उपराष्ट्रपति को सौंप दिया अपना इस्तीफा कि हम पद पर नहीं बने रहना चाहते, फिर चुनाव कराए जाएंगे, फिर नए राष्ट्रपति आ जाएंगे। अगर उनकी मृत्यु हो गई फिर चुनाव कराए जाएंगे, राष्ट्रपति आ जाएंगे। और अगर उनका चुनाव अवैध घोषित हो गया तो वो अपने पद से हट जाएंगे, फिर चुनाव कराया जाएगा और नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो नए राष्ट्रपति चुनकर आएंगे। तो इस तरह से वो अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, और भी कुछ कंडीशन हो सकती हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति बीमार हैं और या फिर कोई अन्य कारण है, बीमार हो गए या फिर अनुपस्थित हैं वे, या फिर
कोई और अन्य कारण भी हुआ, अगर और कोई भी कारण है और राष्ट्रपति अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जगह पर कौन निर्वहन करेगा? यहां पर राष्ट्रपति का पद खाली नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति का पद इन कंडीशन में ही खाली माना जाएगा, दूसरी कंडीशन में खाली नहीं माना जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति हट गए, तो उनकी जगह जो है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति कहीं बाहर चले गए और हमारे क्या करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं, वो उनके पद पर बैठ जाएंगे कुछ दिन के लिए। कुछ दिन के लिए मतलब जब तक राष्ट्रपति कहीं बाहर गए हैं और वापस नहीं आ जाते, तब तक जो है कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति बाहर चले गए और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, या उपराष्ट्रपति का पद भी किसी वजह से खाली है, तो फिर क्या होगा? फिर होगा कि ये नहीं है, अगर मान लीजिए ये नहीं है, तो फिर हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश इनके CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, S फॉर सुप्रीम, C फॉर कोर्ट, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे कि हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति के पद की भूमिका निभाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे कि कोई वरिष्ठतम जज, कोई वरिष्ठतम जज होंगे हमारे, या फिर न्यायाधीश, एक ही बात है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, और अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हैं उस समय, तो हमारे वरिष्ठतम कोई जज, यानी कि सीनियर मोस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट में जो भी सबसे सीनियर होगा मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, तो वो इनके पद पर बैठ जाएंगे। लेकिन ये परमानेंट नहीं होंगे, ये कुछ समय के लिए बैठेंगे, जब तक हमारे राष्ट्रपति बीमारी से सही नहीं हो जाते, किसी कारणवश उनको बीमारी हो गई है कोई, या उनकी तबीयत सही नहीं है, या फिर कोई और अन्य कारण से, या फिर वो अनुपस्थित है, या फिर किसी काम से हमारे देश से बाहर गए हुए हैं, या किसी और भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो ये मसला है कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है अनुपस्थित नहीं है। ये नहीं कि वो अपने पद से मुक्त हो गए, यहाँ फिर सिर्फ जब तक वो वापस नहीं हो जाते तब तक इनमें से एक व्यक्ति, अगर ये हैं तो ये निभाएंगे, ये हैं तो ये निभाएंगे, और अगर ये दोनों भी नहीं है तो ये व्यक्ति जो है, यानी कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके पद का निर्वहन करेंगे। तो देखिए, हमने आपको ये चीज़ें समझाई हैं। अब देखो, हम यहाँ पर क्या चीज़ समझना चाह रहे हैं। आज जो हमको पढ़ना है इम्पीचमेंट, यानी कि राष्ट्रपति को हटाया कहा जाता है पद से। तो राष्ट्रपति के पद को खाली करने के ये 4 तरीके हमने आपको बताए। तो एक तरीका क्या है? एक तरीका है कि अगर राष्ट्रपति पर कोई आरोप लग गया, ठीक है, तो उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो उनको हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। मैं टॉपिक पर आने से पहले आपको ये चीज़ें बता रहा हूं। तो उनको हटाया जा सकता है कि भी ठीक, राष्ट्रपति जी हम आपसे खुश नहीं हैं और राष्ट्रपति महोदय को हम हटाना चाहते हैं। संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये निर्णय करेंगे। तो जिस निर्णय के तहत ये प्रक्रिया चलेगी, यानी कि भाई किसी सदन ने या संसद चाहेगी कि भी हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है महाभियोग। तो महाभियोग का मतलब है ये, यानी कि इम्पीचमेंट। देखिए, ये इम्पीचमेंट है। तो आज हम जो है इस इम्पीचमेंट के बारे में समझेंगे कि राष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहली बात, महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसकी चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 61 में। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 61 में इसकी चर्चा की गई है, कि यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग। देखिए, महाभियोग शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया के लिए किया गया है। जब हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को या दूसरे न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं, तो उनके लिए भी महाभियोग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो एक प्रचलित भाषा है, ना कि एक लिखित और संवैधानिक भाषा है। संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया को ही महाभियोग का नाम दिया गया है। दूसरे किसी पदाधिकारियों को हटाने के लिए महाभियोग का नाम नहीं दिया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आप इसका ध्यान रखिएगा। देखें, अब राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया बताई गई है 61 में। तो वो प्रक्रिया कैसे होगी, मैं एक स्टोरी के रूप में लेकर चलूँगा। तो जैसे ही आप समझते चलेंगे तो आपके एक स्टोरी के रूप में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होगा कि राष्ट्रपति पर आरोप लगेगा। आरोप, कि भी राष्ट्रपति पर आरोप, वो आरोप लगेगा काहे का? संविधान के अतिक्रमण का, वायोलेशन
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अतिक्रमण। और इस आरोप को कोई सा भी सदन लगा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा। देखिए, संसद को राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति है सिर्फ, तो संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो चाहे तो लोकसभा और चाहे तो राज्यसभा, कोई सा भी सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाएगा संविधान के अतिक्रमण का। संविधान का अतिक्रमण में क्या क्या चीज आएंगी, संविधान में इसका कोई स्पष्ट विवरण नहीं है, ये शब्द लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 61 में। तो जैसे ही राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाया जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, कोई सा भी सदन लगा सकता है। तो जौन सा सदन आरोप लगाएगा तो वो क्या करेगा कि एक प्रस्ताव पारित करे, प्रस्ताव लाएगा संकल्प के रूप में, एक प्रस्ताव लेकर आएगा। और उस प्रस्ताव से पहले, इस प्रस्ताव से पहले क्या होगा कि राष्ट्रपति को, इस प्रस्ताव से पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाएगी लिखित में, राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना दी जाएगी। और इस प्रस्ताव से 14 दिन पहले, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और अपनी भाषा में नोट कर लीजिएगा पॉइंटों को। किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, और 14 दिन पहले बता दिया जाएगा, 14 दिन पहले बताया जाएगा। और ये जो प्रस्ताव होगा इस पर सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे इस पर कि भाई हम जो है, 1/4 सदस्य का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास अगर ये प्रस्ताव लाया जा रहा है लोकसभा में, तो लोकसभा का मतलब है कि 1/4 का मतलब है कि यानी कि 545 सदस्य हैं टोटल। तो 1/4 आप देख लीजिए कितना हो गया, एक यानी कि लगभग 137 सदस्य। तो 137 सदस्य लोकसभा के, अगर लोकसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, हम आपको बता रहे हैं। अगर लोकसभा में लाया जा सकता है तो 137 सदस्य इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे और 14 दिन पहले प्रस्ताव में हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जो लिखित सूचना है उसमें हस्ताक्षर करेंगे। देखिए, होगा क्या कि मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाने का मन बना लिया किसी हाउस ने, किसी भी मतलब पार्लियामेंट के हाउस ने, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। जैसे ही वो मन बनाएंगे कि भी ठीक है हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो उससे पहले क्या करेंगे कि 14 दिन की पूर्व सूचना देंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना दी जाएगी नोटिस के जरिए, और उस नोटिस पर जो है 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होंगे, यानी कि 1/4 सदस्य उससे सहमत होंगे कि भी राष्ट्रपति महोदय आपको 14 दिन पहले सूचना दी जा रही है कि हम आपके खिलाफ जो है आपको हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं, तो आप जो है मतलब देख लीजिए इसको। ठीक है, तो राष्ट्रपति को भी अपने मतलब पक्ष रखने का समय मिल जाएगा, 14 दिन का शायद इसलिए समय हो। ठीक है, तो जैसे ही प्रस्ताव लाया जाएगा और 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके एक नोटिस भेज देंगे उनको, प्रस्ताव लाया गया, तो फिर प्रस्ताव को अगर पास करना है तो संसद के जो सदन है उसके 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य के बहुमत से उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा सदन में। देखिए, 2/3 सदस्य की बहुमत का मतलब है कि अगर मान लीजिए 545 सदस्य हैं हमारे पास, तो उनका 2/3 का मतलब है कि चलो इसको अगर हम कट करते हैं तो ये हो गया हमारे पास लगभग 182 गुणा 2 लगभग आएगा, वैसे पॉइंट में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया 2 8 16, तो ये 364, तो लगभग 364 सदस्य यानी कि लोकसभा के उसे पास करें। थोड़ा कठिन प्रक्रिया है, इसलिए राष्ट्रपति को अभी तक तो भारत में हटाया नहीं गया, किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रोसेस के द्वारा किसी के खिलाफ लाया भी नहीं गया है, ये भी एक फैक्ट है, इसको ध्यान रखिए। तो अगर मान लीजिए लोकसभा में है तो 364 सदस्य लगभग उसको समर्थन देंगे। आरोप लगा, उसके बाद प्रस्ताव लाया गया, 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई राष्ट्रपति को, उसके बाद जो है 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे और फिर 2/3 सदस्य के बहुमत से अगर पास हो गया वो प्रस्ताव, तो उसके बाद क्या होगा कि वो दूसरे सदन को भेजा जाएगा, क्योंकि दोनों सदन की ही अहम भूमिका है, दोनों सदन को इसमें बराबर शक्तियां हैं राष्ट्रपति को हटाने के लिए।
देखिए अब सेकंड, जैसे ही सेकंड हाउस में पहुंच गया, सेकंड हाउस का मतलब द्वितीय सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अगर राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा जाएगा, लोकसभा से पास हो गया राज्यसभा। तो ये क्या करेगा, ये सदन इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसकी जांच करेगा। जैसे ही जांच करेगा तो अगर जांच में यहाँ क्या होगा कि यहाँ राष्ट्रपति को भी कुछ है, राष्ट्रपति चाहे तो यहाँ पर, अगर राष्ट्रपति चाहे तो इस सदन में यानी कि दूसरे हाउस में इस जांच को, मतलब इस जांच में भागीदारी कर सकते हैं। जांच में भागीदारी का मतलब है कि अपना पक्ष रख सकता है। वो पक्ष वो खुद के द्वारा भी रख सकता है, स्वयं भी रख सकता है, या अपने किसी प्रतिनिधित्व के द्वारा, जो उसका प्रतिनिधि है, किसी अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। तो राष्ट्रपति को ये मतलब एक तरह से उसको अपना पक्ष रखने का यहाँ पर अधिकार है कि भी सेकेंड हाउस में जैसे ही जांच होगी तो वहाँ पर वो जा सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। अगर जांच सही पाई गई, ठीक है, तो इस पर मतदान होगा सेकेंड हाउस में, यानी द्वितीय सदन में, वो भी 2/3 बहुमत से, जिस प्रकार से उसमें हुआ था। और अगर ये 2/3 बहुमत से पास हो गया, अगर इसने भी 2/3 बहुमत से पास कर दिया, तो दोनों सदनों से पास हो गया, तो फिर क्या होगा कि फिर राष्ट्रपति जो है अपने पद से हट जाएंगे, यानी कि रिमूवल हो जाएगा राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति अपने पद से हट गए, ठीक है, दोनों सदनों ने पास किया। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है। आज हमने यही समझ लिया। वैसे तो ये लेक्चर समाप्त हो गया, लेकिन 1-2 पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ एक्स्ट्रा, जो मतलब एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। देखिए इस प्रक्रिया में कौन लोग भाग लेंगे। हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। इसमें क्या होगा, संसद के दोनों सदन ही भाग ले रहे हैं। इनके संसद के दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो ये भाग ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें सांसद भाग लेंगे, यानी कि सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के, वो सदस्य निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी। दोनों सदस्य भाग लेंगे भाई इनके इम्पीचमेंट के प्रोसेस में, क्योंकि हमने पहले बताया था कि ये मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन इसकी इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो हमारे पास महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हैं। ये चुनाव में भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति की जो चुनाव में उसमें वोट नहीं डालते मनोनीत सदस्य। और यहाँ पर जो हमारे पास विधानसभा है, विधानसभा के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो विधायक हैं, MLAs हैं, तो वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, जबकि ये लोग चुनाव में भाग लेते थे। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये लोग वोट तो मतलब चुनाव में भाग लेते हैं, या फिर बहुत सारे स्टेटमेंट वो दे देगा कि ये लोग जो है उसके जो उसको हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग के प्रोसेस में भाग लेते हैं या नहीं। और जो हमारे पास यूटीज थी, यूटीज में जैसे एक दिल्ली था और एक पौंडीचेरी था, ठीक है, तो इनके जो विधायक हैं, यानी कि इनके जो सदस्य हैं विधानसभाओं के, वे भी भाग नहीं लेंगे। तो आप ध्यान रखिए, सिर्फ ये लोग भाग लेंगे उस प्रोसेस में, संसद के सदस्य वो निर्वाचित मनोनीत दोनों तरह। आपको ये पसंद आया होगा, समझिए, बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की है समझाने की। तो अब राष्ट्रपति के हम इम्पीचमेंट तक आ गए हैं, तो अगला लेक्चर जब हमारा होगा तो हम राष्ट्रपति की पावर्स पढ़ेंगे, यानी कि शक्तियाँ। तो ठीक है, मुलाकात होगी। थैंक यू।